अलैकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपको एक अहम ख़बर देनी है, बल्कि मुस्तकबिल का मंजरनामा भी आपके साथ शेयर करना है। और ख़बर पहले ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी वो तो वर्क कर रहा है, हुकूमत भी अब उसी की है, कोशिशें भी यही हो रही हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म की जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही थी, क्या सरायाँ चल रही थी, कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कोई तदबीर बन नहीं रही थी। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है एक तदबीर, एक हिकमत अमली, एक सूरत हाल, एक इमर्जिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। वो आपसे डिस्कस करना है, तो उस पर आज हम चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा, या कहीं ऐसा हो तो नहीं सकता कि नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारी कानून साजी भी की और कोशिशें भी हो रही हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इवन यहाँ तक भी कहा गया कि हुकूमत की जानिब से ये अटैम्प्ट्स हुई मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से कि भाई वो जिस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, पनामा बेंच जिसे कहा जाता है, जिन्होंने वो फ़ैसला दिया था, कोई ऐसी तदबीर निकाली जाए कि वो फ़ैसला रिवर्स हो जाए या कुछ कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा इशू जो है वो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करना है। और हुकूमत में भी रह के अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये उनके लिए मसला तो होगा कि भाई इक़्तिदार भी मिला और नाअहली भी ख़त्म ना हो सकी, तो ये कैसे हो सकता है। ये उनके लिए, अपने लिए फिर आगे मसाइल बढ़ सकते हैं। इस वजह से उन्होंने बेहतरिया मुतअद्दिद मरतबा यानी कि तदबीर की, अटैम्प्ट्स की हैं ऑफ बिहाइंड द डोर, जो है वो जो स्टेक होल्डर हैं और जिन्होंने करना है या जिनके ज़रिए उसकी नाअहली ख़त्म होनी है, उनसे भी राब्ते किए गए। और यहाँ तक भी बात हुई है कि जी डील भी हो गई है, लेकिन ऐन वक्त पे पता चलता है कि मामलात जो हैं वो जो सुलझाए जा रहे थे वो सुलझने की बजाय फिर उलझ के जाते हैं। तो यूँ नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रही। और इस हवाले से जैसा कि आपको याद हो कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू आर्डर जो है आया, जिसमें नज़रसानी 184(3) के तहत नज़रसानी का इख्तियार दिया गया अपील, उससे लोगों ने बहुत सारी तवक्कुआत वबस्ता कर ली कि शायद इस कानून से जो है वो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी। अब सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बल्कि जहांगीर तरीन जो नाअहल हैं ताहयात के लिए, उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो सकती है। जो एक के लिए होता है तो वो दूसरे पे भी अप्लाई हो जाता है। तो यूँ जितने भी ताहयात नाअहल हुए हैं वो सारे जो है उनकी ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन आज एक अनहोनी, एक अलग सी एक बात हुई, और वो ये है कि आज पनामा स्कैंडल का 7 साल बाद केस फिर से इसकी समाअत हुई। जी वही पनामा स्कैंडल केस जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, उसी मामले पे आज समाअत हुई, लेकिन वो बेंच डिफरेंट बनाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो उसने समाअत की। पहले तो पनामा का एक अलग बेंच था, चीफ जस्टिस उस टाइम के आसिफ सईद खान खोसा हेड कर रहे थे, और 5 रुकनी बेंच था, और उसमें से कुछ जो हैं वो जज रिटायर भी हो गए हैं, और शायद जो है एक जज अभी रहते हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन, और चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल हैं ये उस बेंच का तो हिस्सा शायद नहीं थे, लेकिन ये मौजूद थे। बहरहाल ये चीज़ें थी। तो अब जमात इस्लामी की, दरअसल आप कहेंगे ये केस क्या है तो वही पनामा का। उसी टाइम ही दरख्वास्त जमात इस्लामी ने दी थी, और इसमें इमरान खान तहरीक इंसाफ भी दरख्वास्त गुजार थी, लेकिन जमात इस्लामी की दरख्वास्त कलेक्टिव दरख्वास्त थी। और इसमें जिन लोगों के पनामा में नाम आए तकरीबन 437 लोग जो है वो थे, जिसके उस दौरान उस टाइम जब पनामा में नाम आए थे, तो जमात इस्लामी ने कहा था
केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोब होनी चाहिए, और इसमें जो लोग मुलविस हैं ये कौमी दौलत लूट के गए हैं तो इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। फिर बाद जब वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था, उन्होंने मामले को जो सिंगल आउट करके नवाज शरीफ तक लेके आ गए थे। आपको याद होगा उसमें नवाज शरीफ ही हदफ बना, पनामा का पूरा स्कैंडल आया और वर्ल्ड वाइड ये एक स्कैंडल था, इसमें बड़े लोग मुलविस थे। तो पाकिस्तान की हद तक भी तकरीबन 450 लोग जो हैं वो शामिल थे। उसमें सिंगल आउट नवाज शरीफ को किया गया और फिर उसके ख़िलाफ़ केसेस चले, मतलब ये समातें हुई और JIT बनी, और फिर जो है वो पनामा से होता हुआ नवाज शरीफ को जो है बेटे से तनख्वाह लेने के या ना लेने के पदाश में जो है वो नाअहल किया गया। ठीक है, ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब क्या हुआ, जमात इस्लामी उस मामले में दरख्वास्त गुजार थी। अब उसकी समाअत 7 साल बाद हो रही है, और क्योंकि वो एप्लीकेशन तो पेंडिंग है ना, एप्लीकेशन तो पड़ी है, तो चीफ़ जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल ने अब इस पर एक बेंच बनाया। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद वाला। अब उस बेंच में इस मामले पर समाअत हुई। तो आज सरदार तारिक मसूद के जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसने अब एक नवी दे रही हैं, एक पता दे रही हैं, या एक रास्ता हमें ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद इसी चीज़ पे बेस बनेगी, यही है मुकदमा जमात इस्लामी का, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो ख़त्म हो। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद हो। देखें, चीज़ें तो कोर्ट ने करनी है और चीज़ें वाज़ेह होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन एक जो चीज़ मैं परस्यू कर, जो मैं समझ रहा हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज जब समाअत हुई तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आपने अपनी दरख्वास्त को डीलिंक क्यों कराया। ये लिंक अप थी उस मरकज़ी केस के साथ, तो आपने डीलिंक क्यों कराया। फिर आप कहते हैं 437 के ख़िलाफ़ हो, तो फिर उस टाइम आपने उस 5 रुकनी बेंच में या जब समाअत हो रही थी तो उसमें आपने ये प्ली इख्तियार की थी क्या? अगर की थी तो क्या फिर हुआ? नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी? बड़े एक सवालात खड़े किए हैं। और फिर कहते हैं कि आप हर काम आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट करे। 437 अफराद के ख़िलाफ़ अब हम सुप्रीम कोर्ट JIT बनाए और कार्रवाई करे। तो उन्होंने कहा बाबा इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है, उनमें जाओ, उनसे चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आप गए नहीं, आप यहाँ पे आ गए। और फिर ये बात करना जस्टिस सरदार तारिक मसूद का कि नवाज शरीफ को अदालतों के कंधों पे रख के आपने बंदूक चलवाई, ये उनका कहने का ये मकसद था, एग्जैक्ट जो चीज़ें मैं समझा हूँ। फिर ये कि आप जो है वो अब चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वो एक शख्स को फिर सिंगल आउट क्यों किया गया। बात तो ठीक की है उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया एक शख्स को सिंगल आउट करने के लिए। ये सरदार तारिक मसूद की कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं। तो अब जब ये चीज़ें हैं तो हम सोच रहे हैं कि मुमकिन है कि अब केस की समाअत 1 माह के लिए चली गई, अब मुमकिन है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से, जैसे मैं शुरू में बताया कि ये बातें हो रही थी लेकिन उसने इनकार किया, और वैसे भी उसका माइंड सामने आ गया, तो उसको ईमानदार जजेस कहा जाता है, उसका एक लेवल डिफरेंट है। तो इमरान ख़ान से उसकी एफिलेशन है, तो इमरान ख़ान को वो ख़ुद जो है नाअहल करना उसकी नाअहली की में रुकावट बना हुआ है, उसकी ज़मानतें देता है, उसके ख़िलाफ़ जो भी केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उस केसेस में फैसिलिटेशन होती है। तो अब ऐसा शख्स जो है वो कैसे नवाज शरीफ के लिए या नवाज शरीफ की सज़ा को या नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करे? लगता है नहीं लगता ना। तो अब बंदियाल साहब के दिन तो गिने जा चुके हैं, आज नहीं तो कल इन्होंने चले जाना है, मतलब रिटायर हो जाना है। सितंबर में इनकी रिटायरमेंट है, सितंबर में ये रिटायर होकर चला जाएगा। तो अभी आप जून तो में तो हम गुज़र हैं, जुलाई अगस्त 2 महीने रह गए सितंबर में, और वैसे भी अब छुट्टियां हैं, तो केस की समाअत 1 माह के लिए गई है। ये चीज़ें समझने की हैं, अंडरस्टैंड करने की हैं। अब होगा क्या, जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद एक आध समाअत इसकी हो, फिर इसको मुलतवी किया जाए जब बंदियाल साहब, क्योंकि बेंच की तश्कील बंदियाल के हाथ में होती है, तो जब बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, तो हो सकता है फिर ये मामला उनको भेजा जाए सरदार तारिक मसूद की जानिब से, और फिर इस पर लार्जर बेंच जो है वो तश्कील हो,
और फिर उस लार्जर बेंच में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला ख़त्म कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला दे सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता उस फैसले से निकल सकता है जिससे नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म हो सकती है, जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ में हैं, इम्कानात में हैं। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहरहाल पर देखते हैं आगे सूरत हाल क्या इमर्ज होती है, लेकिन ये चीज़ जो है वो तो अब मुझे नज़र आ रही है, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, और मुस्तकबिल अब हमें बताएगा कि ये मामलात कैसे चलते हैं। तो बहरहाल ये अहम चीज़ थी, अहम डेवलपमेंट थी, तो मैंने कहा आप तक शेयर करूं। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।